चलिए आगे बढ़ते हैं। सिबलिंग स्पीशीज या क्रिप्टिक स्पीशीज बोलते हैं हम किसको? वो स्पीशीज जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो बट रिप्रोडक्टिवली कैसी हो? आइसोलेटेड हो। ठीक है। द जी सर। स्पीशीज विच आर morphologically similar but reproductively isolated, whose species are called sibling species या और cryptic species. ओके क्लियर? जी सर। हाँ। नेक्स्ट, अब इसमें एग्जांपल सिबलिंग स्पीशीज के मैं लिखवा चुका हूँ, ड्रोसोफिला स्यूडोब्स्क्यूरा और ड्रोसोफिला पर्सिमिलिस, ये तो बता चुका हूँ दोनों एग्जांपल। बताया ना ये तो मैंने, ड्रोसोफिला स्यूडोब्स्क्यूरा और ड्रोसोफिला पर्सिमिलिस के बारे में तो बता चुका हूँ कई बार। स्मृति जी सर। बताया है ना ये तो मैंने। बताए सर, भूल गए। भूल गए? हाँ सही है, इतने दिनों में भूल ही जाओगे सब कुछ। रिवीजन तो किया नहीं हुआ ना, इसलिए इकोलॉजी का। सर अभी स्टार्ट हो जाएगा। अभी स्टार्ट हो जाएगा, यानी 2 महीने वेस्ट होने के बाद स्टार्ट होगा। अरे नहीं सर। अरे नहीं क्या होती है? खुद को एक्सक्यूज दे रहे हो और क्या? जी कुछ नहीं, एक्सक्यूज मुझे पसंद नहीं है ना, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा। चलो नेक्स्ट आता है एवोल्यूशन का टाइप है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम और स्टेसिपेट्रिक एवोल्यूशन। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम और स्टेसिपेट्रिक इवोल्यूशन, इसमें क्या होता है कि कोई स्पीशीज है, ठीक है, पहले समझ लो, कोई एक स्पीशीज है, वो लॉन्ग रन ऑफ कोर्स में कैसी रहती है? नॉर्मल रहती है, अपना जीनोम या जीन पूल है मेंटेन करती है, ठीक है। और उस लॉन्ग रन ऑफ कोर्स के अंदर जब जीन पूल मेंटेन करती है तो आफ्टर लॉन्ग रन ऑफ कोर्स क्या होता है? उसमें एक सडन म्यूटेशन आ जाता है। उस म्यूटेशन की वजह से क्या हो जाती है? वो स्पीशीज कन्वर्ट हो जाती है किसी दूसरी स्पीशीज में। सेम फिर उसी दूसरी स्पीशीज के साथ होता है, वो भी लॉन्ग रन ऑफ कोर्स में क्या करती है? अपना जीन पूल मेंटेन करती है, और फिर उसमें कोई म्यूटेशन आ जाता है, वो फिर से चेंज हो जाती है किसी दूसरी स्पीशीज में। ओके। अब ये जो टाइम बीच में आ रहा है, जिस टाइम में वो स्पीशीज क्या कर रही है? अपने जीन पूल को मेंटेन कर रही है, वो जो टाइम पीरियड जिसमें जो स्पीशीज है अपने जीन पूल को मेंटेन करती है, उस टाइम को बोलते हैं पीरियड ऑफ स्टेसिस। क्या बोलते हैं उसे? पीरियड ऑफ स्टेसिस। वो टाइम पीरियड जिसमें जो स्पीशीज है अपने जीन पूल को मेंटेन करती है, ठीक है। हाँ, the evolution in which a species maintain homogeneous gene pool for long period of time, it is also called period of stasis. Okay. Next, after period of stasis, the species shows abrupt through sudden mutation and leads to the origin of new species. मतलब ये पीरियड ऑफ स्टेसिस को फॉलो कर रही है, और उसमें क्या हो जाए? सडनली कोई म्यूटेशन हो जाए किसी पॉइंट पर, तो वो क्या बन जाएगी? स्पीशीज 2 बन जाएगी, ठीक है। अब स्पीशीज 2 भी ऐसा ही पीरियड ऑफ स्टेजेस को फॉलो करेगी, फिर उसमें कोई कभी म्यूटेशन हो जाएगा, वो क्या बन जाएगी? स्पीशीज 3 बन जाएगी। अब स्पीशीज 3 बनेगी, फिर वो भी यही काम करेगी, फिर स्पीशीज 4 बन जाएगी, ऐसे करके। मतलब कोई ना कोई म्यूटेशन जरूर होना है उनके बीच में, ठीक है, आफ्टर ए पीरियड ऑफ स्टेसिस। अब जैसे एज एन एग्जांपल ले लो, 2001 में सार्स वायरस आया था, ठीक है। क्या आया था? सार्स वायरस आया था, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या हुआ? म्यूटेशन हुआ सार्स वायरस के अंदर, तो क्या बन गया? H1N1 बन गया, वो स्वाइन फ्लू वायरस बन गया, ठीक है। स्वाइन फ्लू वायरस बन गया, उसके अंदर पॉइंट म्यूटेशन हुआ तो।
अब उसी का कोई ऐसा कोई भाई बंधु जिसके अंदर पॉइंट म्यूटेशन हो गया, उसने क्या ले लिया, नया स्ट्रेन फॉर्म बना लिया, स्पीशीज कोई नहीं बना ली, जिसे आज की डेट में क्या बोलते हैं, नोवल कोरोना वायरस बोलते हैं, है ना। तो हाँ हाँ, जी सर, कोरोना जी वायरस है सर। वो इसी वजह से तो हुआ, मतलब एक आफ्टर अ टाइम क्या हुआ, उसमें लगातार म्यूटेशन हुए और उसने क्या किया, नई स्पीशीज बनाता चला गया या नया स्ट्रेन बनाता चला गया, ठीक है। हाँ, तो punctuated equilibrium operates when the period of stresses are fairly constant and natural selection is weak or stabilizing। ये नेचुरल सिलेक्शन क्या है, ये बड़ा बार बार टर्म आ रहा है ना। मैंने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में कई बार बोल चुका हूँ, तो अभी इसको कल पढ़ाएंगे नेचुरल सिलेक्शन को, ठीक है। हाँ, तो ये नेचुरल सिलेक्शन प्रेशर का मतलब क्या होता है, पहले तो ये थोड़ा बता दे रहा हूँ ब्रीफ में, कि मान के चलो आपने देखा होगा, आपने खुद ही रियलाइज किया होगा कि आप जब बचपन में थे, ठीक है, एज एन मॉस्किटो का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, जब आप बचपन में छोटे थे तो आपने देखा होगा कॉइल आता था वैसा वाला मोर्टीन का, गोल 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 गोल, आता था या नहीं आता था, जी सर, जी सर। आता था ना। अब वो कॉइल नहीं आता आज की डेट में, कोई उसे यूज नहीं करता, क्यों नहीं करता यूज, क्यों नहीं करता उसे यूज आज की डेट में कोई, क्योंकि वो ओके सर, अब वो वर्क इन क्योंकि सर वो रेजिस्टेंस हो गए हैं मॉस्किटोज। मॉस्किटो रेजिस्टेंस नहीं हुए हैं बेटा, हुआ ये है, सुनो मेरी बात, वो जो मॉस्किटो जो उससे मरने थे, ठीक है, जो उससे मरने थे वो तो मर गए, बट वो मॉस्किटो जी जो जी सर। रेजिस्टेंट हाँ थे उससे, वो क्या कर गए, ग्रो कर गए, ठीक है। यानी कि जी जी सर। उस एनवायरमेंटल कंडीशन में जो प्रेशर था उनके ऊपर, किनके ऊपर, उन मॉस्किटोज के ऊपर, सभी मॉस्किटोज के ऊपर प्रेशर था, मगर उस प्रेशर जी को सर। जिसने झेल लिया वो तो आगे सरवाइव कर गया, ठीक है, और जो झेल नहीं पाया वो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ओके सर। ओके, तो आज अब उसके बाद क्या हुआ, हमने जो टिक्की आती थी गुड नाइट की बल्ब के ऊपर रखने वाली, याद है। जी। हाँ, जी तो सर। अब वो भी काम नहीं करती है, हाँ। ठीक है। और क्या कहते हैं आज, और देखो तो लगातार क्या हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन क्या कर रहा, जो मोस्ट एडवांस्ड फिनोटाइप है ये मोस्ट एडवांस्ड फिनोटाइप है उसी को फेवर कर रहा है, यानी कि वही जो सबसे ज्यादा एडवांस टाइप का है वही बच पा रहा है सबसे, बाकी सब क्या होते चले जा रहे हैं, एलिमिनेट होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो नेचुरल जी सिलेक्शन सर। क्या है, रैंडम नहीं है, ये नॉन रैंडम है, कैसा है, नॉन रैंडम है, किसी एक पर ही मेहरबान होता है, ठीक है। तो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, अब ये कब, ये जो कंडीशन है स्ट्रेसीपेट्रिक या पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम की, ये कब आती है, जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो लंबे समय तक एक जैसी रहें, और जो नेचुरल सिलेक्शन प्रेशर है वो कैसा हो, वीक हो, मतलब कोई ज्यादा टेंशन ना हो, ठीक। नेक्स्ट आता है फाइलेटिक इवोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइलेटिक इवोल्यूशन, हालांकि इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फाइलेटिक स्पेसिएशन के बारे में बताया है ना मैंने, बताया था या नहीं बताया था अक्सा, अक्सा जी सर। बताया था ना मैंने फाइलेटिक इवोल्यूशन और क्वांटम इवोल्यूशन के बारे में, सॉरी जी फाइलेटिक, सर। हाँ। तो उसमें क्या था, नॉर्मल एक स्पीशीज से क्या बनता है, पहले इकैड बनता है, इकैड से फिर क्या बनता है, इकोटाइप बनता है ना, और जी इकोटाइप से सर। क्या होता है, नया क्या क्या नाम है उसका, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन लेकर के नई स्पीशीज बनती है, यही तो था फाइलेटिक स्पेसिएशन में। जी जी जी। न्यू एनवायरमेंटल कंडीशन के मतलब डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाता है हाँ, वो और न्यू स्पीशीज बनती नई है। स्पीशीज बन जाती है, तो वो जी सर। अब इसी टाइप का इवोल्यूशन, इसमें क्या देखो,
स्पीशीज 1 से स्पीशीज 2 बनी, स्पीशीज 2 से 3 4, स्पीशीज 1 से स्पीशीज 5 बनी, स्पीशीज 5 से स्पीशीज 6 भी बन रही है और 7 भी बन रही है। ठीक है, जी सर। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लगातार। जो इको टाइप बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट की वजह से। ठीक है, इको जी टाइप सर। जो बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट की वजह से। डिस्प्लेसमेंट। हाँ ठीक, तो वो स्पीशीज जो कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट ले रही हैं, ठीक है, और क्या हो रही है, बाद साथ साथ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी ले रही हैं, तो क्या बन जा रही है, नई स्पीशीज बन जा रही हैं। ठीक है, तो इस टाइप के एवोल्यूशन को क्या बोलते हैं, फाइलेटिक एवोल्यूशन, यानी कि फाइलेटिक। पूरे, हाँ फाइलेटिक एवोल्यूशन। इसमें क्या हो रहा है, जो स्पीशीज है पूरा ट्रेंड फॉलो कर रही है, पहले इकोफीन बनाएगी, फिर इकोटाइप बनाएगी, देन नई स्पीशीज बनाएगी, तो पूरा ट्रेंड को फॉलो कर रही है। ठीक है, the evolution following a progressive sequentially evolutionary changes। ठीक है, यानी पूरा सीक्वेंस को फॉलो करके हुई चले in the species and ultimately accumulation of these sequential changes leads to the origin of new species। अब सपोज करो, मैं फॉर एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को कि कोई ह्यूमन है, ठीक है, हेलो, जी सर। कोई एक ह्यूमन है, अब वो ह्यूमन के पास रेड हेयर का फिनोटाइप है। कैसा फिनोटाइप है, रेड हेयर का। रेड हेयर। अब रेड हेयर फिनोटाइप कॉमन तो नहीं है, ठीक है, कॉमन नहीं है, रेसेसिव म्यूटेशन से बनता है। ठीक है, जी। तो रेड हेयर का फिनोटाइप है। अब ये जो एक्यूमुलेशन हुआ उसके अंदर फिनोटाइप का, क्योंकि रेसेसिव है तो हो सकता है कि क्या हो, एलिमिनेट ना हो। ऑटोसोमल रेसेसिव है तो एलिमिनेट नहीं होगा, रेसेसिव म्यूटेशन जल्दी एलिमिनेट नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। हाँ, रेसेसिव जो म्यूटेशंस होते हैं वो इजीली एलिमिनेट नहीं होते हैं, डोमिनेंट म्यूटेशन जल्दी एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, अगर एक एलील पर भी होगा तब भी एक्सप्रेस करेगा, दो एलील पर होगा तब भी एक्सप्रेस करेगा। रेसेसिव में क्या है, सिर्फ दोनों एलील होंगे तभी एक्सप्रेस करेगा, अदरवाइज वो एक्सप्रेस नहीं करेगा, नहीं करे। है ना। सर तो ये क्या बता दीजिए दोबारा। जो डोमिनेंट म्यूटेशंस होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि डोमिनेंट में क्या होता है, मैंने बताया था लाइट वाला एग्जांपल देकर के, भूथा वाला वांटेड वाला रूम वाला एग्जांपल देकर बताया था एक बार। वो म्यूटेशंस जो डोमिनेंट होते हैं, मतलब देखो हमारे पास जो क्रोमोसोम्स के सेट होते हैं कितने होते हैं, पेयर में होते हैं ना, किसी भी एक क्रोमोसोम के दो पेयर होते हैं, दो एलील होते हैं। जी तो अगर किसी भी एक भी एलील में डोमिनेंट जी म्यूटेशन हो जाएगा तो वो क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, जी। यस सर। हाँ, तो अगर एक में भी म्यूटेशन हो यस सर। गया तो वो एक्सप्रेस करेगा ही करेगा, और जब वो एक्सप्रेस करेगा तो क्या होगा उससे, वो सामने आ जाएगा, सबके फिनोटाइपिकली एक्सप्रेस कर जाएगा, तो पकड़ में आ जाएगा, तो हम पहचान जाएंगे कि हाँ भाई इसको बीमारी है। तो बीमारी जिसके पास होगी उससे तो कोई शादी करेगा नहीं। नहीं करेगा ना, क्लियर। बट रेसेसिव में क्या है, वो बीमारी तभी एक्सप्रेस होती है जब दोनों ही एलील्स अफेक्टेड हों। ठीक है, किसी भी जीन के जी जब सर। दोनों एलील अफेक्टेड होंगे तभी एक्सप्रेस करेगी, अगर एक अफेक्टेड होगा तो एक्सप्रेस नहीं करेगी, बस छुप जाएगी, हेटेरोजाइगस का एडवांटेज मिल जाएगा उसे उस। ठीक है, वो जी सर। कैरी करेगा, फिर उसको वो एक्सप्रेस नहीं करेगी पर वो उसको कैरी करेगा, तो अपनी नेक्स्ट टाइगर हो जनरेशन में जाएगी। भी, हाँ, तो उसके नेक्स्ट जनरेशन में जाने के टाइम चांसेस होंगे। जी सर। अगर कोई कैरी कर रहा है, ठीक है, तो क्या होंगे, उसके नेक्स्ट जनरेशन में जाने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो जब नेक्स्ट जनरेशन में चांस ज्यादा हो जाएंगे, शादी तो होनी है, क्योंकि उसको वो पीड़ित थोड़ी ना है, जो कोई लड़की मना कर देगी उससे शादी के लिए। ठीक है ना, जी। हाँ, तो अब उसकी शादी हो जाएगी तो सपोज करो कि वो फिर क्या करेगा, उस डिफेक्टेड एलील को अपनी प्रोजनी में ट्रांसफर कर देगा, तो प्रोजनी में भी आ जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, ये जो रेसेसिवनेस की वजह से क्या हो रहा है, वो एलील आगे एलिमिनेट नहीं हो पाता, जबकि डोमिनेंट वाला अगर एक में भी होगा तो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस कर जाएगा, और एक्सप्रेस कर जाएगा तो क्या होगा, फिर वो
पकड़ में आ जाएगा और फिर उससे उसकी कोई शादी नहीं होगी। अब शादी नहीं होगी तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, वहीं एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है। जी सर। तो इसमें मैं बात कर रहा था द इवोल्यूशन फॉलोइंग अ प्रोग्रेसिव सीक्वेंशियल इवोल्यूशनरी चेंज। मैंने बताया था कि रेड हेयर वाला कोई कोई जो ट्रेट है वो कैसा है, रेसेसिव है। तो जब ये रेसेसिव वाला ट्रेट और ज्यादा मॉडिफाई होता चला जाएगा, ठीक है, अभी तो एक म्यूटेशन हुआ, फिर कोई दूसरा म्यूटेशन हो गया किसी और पर्टिकुलर ट्रेट के रिगार्ड में, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जब ये म्यूटेशन इकट्ठे होने लग जाएंगे, समझ में आ रहा है। अभी तो देखो रेड हेयर वाला म्यूटेशन हुआ, उसी के अंदर फिर कोई दूसरा म्यूटेशन हो जाए सडनली, तो उससे क्या होगा, उसके फिनोटाइप पे और ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो जैसे जैसे लगातार ये म्यूटेशंस या ये चेंजेस एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या होता जाएगा, वो जो पर्टिकुलर स्पीशीज है वो क्या लेती चली जाएगी, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ले लेगी आफ्टर सम टाइम। एक टाइम बाद वो क्या ले जी लेगी, एक टाइम बाद वो ले रिप्रोडक्टिव लेगी क्या, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ले लेगी। ठीक है, तो उस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से क्या होगा, तो फिर नई न्यू स्पीशीज बन स्पीशीज जाएगी, बन नई गई। स्पीशीज बन जाएगी बस। हम्म, ठीक है, हम्म, ठीक है संजय, समझ में आ रहा है या नहीं। यस सर। हाँ, बोल नहीं रहा है इतनी देर से। सर जी आप चल ठीक है सर, बोलूंगा। हाँ, in phyletic evolution the gene pool of parental species shows continuous accumulation of genetic variations। क्या कर रही है, जो पेरेंटल स्पीशीज है वो क्या करेगी, लगातार वही जेनेटिक वेरिएशंस को लेके आ रही है। मैंने बताया ट्रेड के रिगार्ड में कि पहले कोई एक म्यूटेशन हो गया या कोई एक मॉडिफिकेशन हो गया, फिर दूसरा मॉडिफिकेशन हो गया, तो लगातार ये जब जेनेटिक वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे, किसकी वजह से, म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है। सर हाँ सर आवाज बहुत स्लो आ रही है। बेटा, कल से अच्छी आई, चिंता मत करो, आज थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे लग रहा है। ठीक है, कल मैं ओके पहले खुद ट्राई करूंगा तब मैं क्लास लूंगा। ओके ओके सर। ओके। हाँ, तो थोड़ा कानों को थोड़ा सा एक्सरसाइज करा लो आज। ओके सर। हाँ, हेडफोन को डीप अंदर तक ले जाओ, अपने इंटरनल ईयर तक लेके जाओ थोड़ा सा, सॉरी इंटरनल नहीं, मिडल ईयर तक, सॉरी। ठीक है हाँ सर, ठीक है। हाँ, सॉरी ओके इंटरनल ईयर में तो आपका ऑर्गन ऑफ कॉर्टी आ जाएगा और वेस्टिबुलर ये सब आ जाएगा। ठीक है। चलो, तो अब हम बात कर रहे थे, in phyletic evolution the gene pool of parental species shows continuous accumulation of genetic variations through mutation and recombination। ठीक है, तो जब लगातार ये सब म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन होते चले जाएंगे तो इससे क्या होगा, हेट्रोजेनाइसिटी आ जाएगी। क्या जाएगी, जो जीन पूल में क्या आएगी, हेट्रोजेनाइटी आ जाएगी। भाई किसी में किसी पर्टिकुलर पॉइंट में म्यूटेशन हो रहा है, किसी दूसरे में किसी पर्टिकुलर पॉइंट में म्यूटेशन हो रहा है, सब में एक साथ एक जैसा तो नहीं होगा ना। ठीक है ना, तो जब सब में अलग अलग एरियाज में अलग अलग क्रोमोसोम्स पर अलग अलग रीजन्स पर अलग अलग जीन्स में लगातार म्यूटेशन हो रहे हैं, तो वो सब धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते चले जा रहे हैं, हालांकि वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे उस समय पर। ठीक है, बट किसी में एक्सप्रेस कर गए तो क्या होगा, वो चेंज हो जाएंगे, एक्सप्रेस कर जाएंगे तो दस लीडिंग टू टुवर्ड्स हेट्रोजेनाइटी ऑफ जीन पूल। ठीक है, अब हम इस फाइलेटिक इवोल्यूशन को कैसे एविडेंस देखते हैं, एविडेंस के तौर पर कैसे देखते हैं, फाइलेटिक इवोल्यूशन इज एविडेंस्ड बाय फाइलोजेनेटिक ट्री। ठीक है, आप लोगों ने देखा को फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं अपना, कि हाँ भाई पहले कौन इवॉल्व हुआ, उसके बाद कौन इवॉल्व हुआ, उससे कौन इवॉल्व हुआ, उससे कौन इवॉल्व हुआ, यही तो बनाते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री में। यस सर। Yes, sir. हाँ देख, यही तो देखते हैं फाइलोजेनी में कि हाँ भाई पहले कौन आया, पहले क्या आया क्या नहीं आया, उसके बाद कौन, उससे कौन इवॉल्व हुआ, उससे कौन इवॉल्व हुआ, इससे कौन इवॉल्व हुआ। तो यही चीज देखी जाती है फाइलोजेनेटिक ट्री में। किसके बेसिस पर देखते हैं, उनके इवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस के बेसिस पर। किसके बेसिस पर, इवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस, कैसी है उनके बीच में क्या क्या रिलेशन है। अगर रिलेशन है, ज्यादा क्लोज रिलेशन है तो उसके बगल में आएगा, अगर क्लोज रिलेशन नहीं है तो वो थोड़ा दूर हो जाएगा उससे। ठीक है,
ये मैं बताऊंगा प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी पढ़ाऊंगा जब क्या नाम है डाइवर्सिटी में, तब है ये। ठीक, क्लियर? जी सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रल इवोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है, और लास्ट भी शायद ये। हाँ, ठीक है, न्यूट्रल इवोल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे प्रपोज किया था किसने? न्यूट्रल इवोल्यूशन को मोटू किमोरा ने किया था। किसने किया था? मोटू किमोरा। मोटू किमोरा proposed neutral theory of evolution to support the mechanism of neutral evolution। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ये बता चुका हूं कई बार वैसे तो क्लास में, आप लोग याद नहीं रखते हो, ये बात अलग है। क्यों संजय, बताया मैंने या नहीं बताया ये? सर याद नहीं मुझे। तो तुझे भी याद नहीं है, किसी को याद है? हाँ, है कोई जिसे याद हो? बताओ, किसी को याद नहीं है? सर आपने पढ़ाया है ये। पढ़ाया है मैंने, तो मुझे तो पता है, हम्म। मुझे मुझे पता है, मैंने पढ़ाया है, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। सर इकोलॉजी के लास्ट क्लास में बताया था मोटू किमोरा के बारे हाँ, में। इकोलॉजी की लास्ट क्लास Yes, में पढ़ाया है मैंने, मोटू किमोरा। जी सर। है, याद करो, कुछ पढ़ाया हो तो उसके बारे में याद तो रखते नहीं, पढ़ते ही रिवीजन नहीं करते, समझता तो यही है आप लोगों की। अगर रिवीजन करो तो बात ही क्या है फिर। चलो कोई बात नहीं है, मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ। तो उन्होंने प्रपोज किया कि जेनेटिक डिस्टेंस अमोंग ऑर्गेनिजम्स, हम जितने भी इवन अमोंग ऑर्गेनिज्म की बात करी है, इसमें स्पीशीज की बात नहीं की है, इसकी बात की है ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी क्या बीच में क्या हो रही है, जेनेटिक डिस्टेंस लगातार बढ़ रही है। ठीक है, मतलब क्या है इसका जेनेटिक डिस्टेंस? मैंने बताया था जेनेटिक डाइवर्सिटी कितनी है, ये बताओ जरा, कोई बता सकता है? हाँ, जो डाइवर्सिटी है सबसे ज्यादा कौन सी होती है? स्पीशीज डाइवर्सिटी, कम्युनिटी डाइवर्सिटी, या जेनेटिक डाइवर्सिटी? हाईएस्ट कौन सी होती है? कम्युनिटी डाइवर्सिटी सर। उससे कम? उससे कम कौन सी? स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी या जेनेटिक डाइवर्सिटी, बताओ। हाँ, स्पीशीज डाइवर्सिटी। हाँ, सबसे हाईएस्ट होती है कम्युनिटी डाइवर्सिटी, उससे कम स्पीशीज डाइवर्सिटी, और सबसे कम होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक Genetic डाइवर्सिटी। है ना, क्योंकि हम लोग में जेनेटिक Yes, sir. डाइवर्सिटी बहुत कम है, 0.01% है। वी आर 99.99% कैसे हैं, सिमिलर है, एक जैसे सेम हैं, है। सबके पास वही एंजाइम्स हैं, वही जीन्स हैं, है कि नहीं? जी सर। भाई ऐसा तो नहीं है कि आपकी बॉडी में कोई और हेक्सोकाइनेज है, हमारी बॉडी में कोई और हेक्सोकाइनेज है? नहीं है ना ऐसा? बताओ नहीं मुझे, सर। सारे एंजाइम्स एक जैसे हैं, सबके अमीनो एसिड सीक्वेंस सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये कैसे हैं, कंजर्व रखे जाते हैं। ठीक है, जो हाउस कीपिंग जीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं बहुत ज्यादा। कंसर्व। ठीक है, उनको कंजर्व करके रखा जाता है, उनमें म्यूटेशन अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि अगर उसमें म्यूटेशन हो गया तो वो फिर ऑर्गेनिज्म की डेथ ही होनी है फिर। क्लियर? जी। क्योंकि उनको आगे प्रोसीड नहीं किया जाता, क्योंकि वो कंजर्व्ड हैं बहुत ज्यादा। ठीक, जी सर। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो he proposed that genetic distances among organisms continue to increase due to accumulation of silent mutation। अब आप लोग जानते हो साइलेंट म्यूटेशन क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? आप जेनेटिक्स में पढ़ चुके हो, अभी क्लास में शास्त्र ने पढ़ाया था। क्यों, म्यूटेशन तो हो चुका है ना आप लोगों का? हेलो, जी सर। हाँ, म्यूटेशन तो हो चुका है ना, तो साइलेंट म्यूटेशन क्या होता है बताओ मुझे। साइलेंट म्यूटेशन क्या होता है मुझे बताओ जरा, कोई तो बताओ। तो सिंगल बेस में म्यूटेशन।
अच्छा, और सिंगल बेस सिंगल बेस म्यूटेशन तो आपका क्या नाम है, पॉइंट म्यूटेशन भी होता है, और क्या नाम है, नॉन सेंस म्यूटेशन भी होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी होता है, तो साइलेंट म्यूटेशन हाँ क्या होता सर। है? हाँ, बताओ। तो इस म्यूटेशन से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो जो सीक्वेंस है वो एज इट इज आगे चलती रहती है बस। नहीं सर, नॉन कोडिंग रीजन पे जो म्यूटेशन। अच्छा, नॉन कोडिंग रीजन पे जो म्यूटेशन हो रहा है वो फिर वो साइलेंट नहीं है, ओ वो साइलेंट है, और जो कोडिंग रीजन में हो रहा है वो नॉन साइलेंट है। क्यों? अरे क्लियरली बताओ। अच्छा, ये तो नॉन कोडिंग रीजन ज्यादा एक्सप्रेस करता है क्या? नहीं सर, वो एक्सप्रेस नहीं करेगा ना। नहीं करता ना, तो उसमें म्यूटेशन हो ना हो क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ सर। उसमें म्यूटेशन हो या ना हो क्या फर्क पड़ रहा है? एक बात बताओ, आप लोग के बाल जो हैं, जितनी भी लड़कियां हैं अभी तक, ये बताओ आपके बाल सबसे ज्यादा कब टूटते हैं? जब आप क्या करते हो, कॉम्ब करते हो ना, तभी तो टूटते हैं। हाँ। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि तब आप क्या करते हो ना, खोलते हो। किस लिए खोलते हो? सही करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही म्यूटेशंस कब सबसे ज्यादा होते हैं? जब डीएनए सबसे अपनी वीक कंडीशन में हो। कब हो? सिंगल स्ट्रैंडेड कंडीशन में हो। ओके। ठीक है, जब डीएनए खुला हुआ हो, ओपन डीएनए हो, उस समय सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, उस समय डीएनए ज्यादा प्रोन होता है किसके लिए? म्यूटेशन म्यूटेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बहुत अनस्टेबल होता है, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्टेबल होता है, उसमें इजीली म्यूटेशन नहीं होता। ठीक है। जी सर। हाँ, तो अब मैं वही पूछ रहा हूँ कि जब जो जीन एक्सप्रेस करेगा, तो पर्टिकुलर उसका जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो वो खुलेगा या नहीं खुलेगा थोड़ी देर के लिए? हाँ सर, खुलेगा। खुलेगा ना। और जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तब तो पूरा डीएनए खुलेगा। भाई हेलिकेज जो है आपका डीएनए बी, बैक्टीरिया में बोल लो, या आपका MCM27 कॉम्प्लेक्स आप यूकैरियोट में बोल लो, तो वो तो दौड़ेगा पूरे उस पर, तो पूरे को खोलेगा वो तो तब वो जब वो दौड़ेगा तो पूरे को खोलेगा, तब तो ज्यादा ज्यादा चांसेस होने चाहिए डीएनए के म्यूटेशन होने के। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि मेरे को तो सीधी सी बात है, साइलेंट म्यूटेशन का जवाब चाहिए बस। क्या होता क्या है साइलेंट म्यूटेशन? जो साइलेंट रहता है, चुपचाप बैठा रहता है, कुछ करता नहीं है, वो होता है क्या? है? अरे 12 लोग हो आप लोग, कोई तो जवाब दो। 12 11 जो भी हो, 12 तो मैं ही हूँ। मतलब सर, जो किस फिनोटाइप पे मतलब जो म्यूटेशन हो बट वो शो ना करता हो। अच्छा, सोना करता हो? क्या सोना करता हो? कि मैं म्यूटेशन मतलब हूँ? कि जो भी मतलब न्यूट्रल म्यूटेशन रहे, हैं? न्यूट्रल रहे। नहीं, न्यूट्रल रहे। म्यूटेशन हुआ है लेकिन सर वो फिनोटिपिकली ना शो करे। अच्छा, फिनोटिपिकली ना शो करे वो। हाँ, क्या? जैसे सर आपने वो बताया ना, उसका रेसेसिव का अगर हेट्रोजाइगस फॉर्म में होगा तो वो शो नहीं करेगा। नहीं, वो तो म्यूटेशन है ही ऑलरेडी, सो करे ना करे क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो एक्सप्रेस करेगा कभी ना कभी तो, हाँ, कभी ना कभी तो करेगा। है ना। जब जैसे दोनों एरीज में हो जाएगा वो तो एक्सप्रेस कर जाएगा रेसेसिव म्यूटेशन। वो एक अलग क्लास है म्यूटेशन को डिफाइन करने की, मैं यहाँ पर टाइप्स की बात कर रहा हूँ, वो चीज अलग है जो आप बोल रहे हो। रेसेसिव और डोमिनेंट म्यूटेशन अलग चीज है। आपके पॉइंट म्यूटेशन, जीनोमैटिक म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन या न्यूमेरिकल एबेरेशन, ये सब जो अलग अलग टाइप्स है म्यूटेशन को डिफाइन करने के। सर ठीक है। वो सर ने तो ऐसे ही बताया था, जैसे इन जो उसके सीक्वेंस होंगे ना न्यूक्लियोटाइड के, वो चेंज होंगे, बट जो उसका फंक्शन है ना, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फंक्शन किस चीज पर? ऐसे फंक्शन पर अगर फर्क नहीं मतलब अमाइनो एसिड जो है उनमें उसके जो जो ये अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन जो बन रहा है, उनके फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, न्यूट्रल रहेंगे वो जो देखो, ऐसा म्यूटेशन होता है। है, ऐसा होता है, जो
इस तरीके से दो टाइप के म्यूटेशन होते हैं, एक तो होता है साइलेंट म्यूटेशन, ठीक है, दूसरा होता है हाँ सेम जी सेंस म्यूटेशन, ठीक है, सेम सेंस। हाँ जी सेम सेंस म्यूटेशन उस टाइप का म्यूटेशन होता है कि मान के चलो म्यूटेशन तो हो गया, ठीक है, पर आपकी हाँ जी प्रोटीन है, सपोज करो आपकी प्रोटीन है, उस पर जो जिस अमाइनो एसिड में म्यूटेशन हो रहा था, ठीक है, सपोज कर लो पॉजिटिवली चार्ज था, आर्जिनिन आर्जिनिन था, ठीक है, हम्म, अब ऐसा म्यूटेशन हुआ कि उसमें आर्जिनिन की जगह पर लाइसिन आ गया, तो कोई फर्क पड़ेगा प्रोटीन के फंक्शन पर? नहीं दोनों तो नहीं पड़ेगा दोनों तो ना, पॉजिटिव है। वे दोनों ही नहीं पॉजिटिव हैं, तो इसमें क्या होता है, दोनों सेम ही सेंस पॉजिटिव रहता है, सेम सेंस रहता है, इसे क्या बोलते हैं, सेम सेंस म्यूटेशन। है। या फिर आपका मान लो एस्पार्टेट की जगह ग्लूटामेट आ गया, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं दोनों नेगेटिव है। दोनों नेगेटिवली चार्ज है कि नहीं? हाँ जी Yes, हाँ जी या yes, फिर कोई, या फिर आपका फिनाइल एल्डिहाइड की जगह पर ट्रिप्टोफान आ गया, हम्म, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं, एरोमेटिक है दोनों। ये दोनों एरोमेटिक हैं और दोनों ही बल्कि हैं, ठीक है, हाँ जी दोनों ही कैसे हैं, बल्कि हैं और एरोमेटिक हैं। तो इस टाइप के म्यूटेशन को हम बोलते हैं सेम सेंस म्यूटेशन। बट साइलेंट म्यूटेशन में क्या होता है, वही अमीनो एसिड में चेंज तो हुआ, ओ सॉरी न्यूक्लियोटाइड में चेंज तो आया, बट अमीनो एसिड में कोई चेंज नहीं आया, वही अमीनो एसिड आएगा चाहे म्यूटेशन हो कितना भी होता रहे। इस हाँ टाइप जी के म्यूटेशन को क्या बोलते हैं, साइलेंट म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, साइलेंट म्यूटेशन। अब देखो मैं बता रहा हूँ, हाँ, साइलेंट विदाउट एनी अपीरेंट फिनोटाइपिक डिफरेंस, उनमें कोई फिनोटाइपिक डिफरेंस नहीं मिलेगा। लाइन पढ़ो, ही प्रपोज्ड दैट genetic distances among organisms continue to increase due to accumulation of silent mutation without any apparent phenotypic differences. Okay, next है the evolution which increases genetic distance among organisms without somatic variations or phenotypic variation। यानी कि क्या है, जेनेटिक डिस्टेंस तो बढ़ रही है पर उनमें क्या नहीं आ रहा है, कोई सोमेटिक वेरिएशंस नहीं आ रहे, ना ही कोई फिनोटाइपिक वेरिएशंस आ रहे हैं। इस टाइप के म्यूटेशन हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इवोल्यूशन बोलते हैं। इस टाइप से इवोल्यूशन हो रहा है, इसे क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रल इवोल्यूशन, ठीक है। तो इस न्यूट्रल इवोल्यूशन का जो रॉ मटेरियल क्या है, साइलेंट म्यूटेशंस, ठीक है, क्लियर? बता रहा हूँ, देखो अभी अभी सब चीज क्लियर हो जाएगी एक मिनट में। The silent mutations are the raw material for neutral evolution and the degeneracy of genetic code is the cause of silent mutation। आपने देखा होगा कि एक ही अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा क्या होते हैं, जेनेटिक कोड होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए एक से ज्यादा जेनेटिक कोड हो सकते हैं। हाँ तो हाँ अब एक अगर चेंज हो भी जाए तो कोई उसमें चेंज हुआ और वो वाला चेंज हो गया जिसमें कि दूसरे वाला था, तभी वो वही कोड करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर जैसे आइसोल्यूशन के 6 हैं, ठीक है, आर्जिनिन के 6 हैं, सेरीन के 6 हैं, तो अब इतने 6 कोड हैं इन सब के, तो क्या होगा, अगर म्यूटेशन हो गया तो वही, अगर वही न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ जो दूसरे उसी को कोड कर रहा था, तो क्या होगा, साइलेंट हो जाएगा वो। जी सर और ये डीजेनरेसी किसकी वजह से है, वोबल पेयरिंग की वजह से, ये मैं बता चुका हूँ। Degeneracy of genetic code is due to vowel pairing between third base of codon and first base of codon, ठीक है भाई। न्यूट्रल इवोल्यूशन का रॉ मटेरियल क्या है, साइलेंट म्यूटेशंस, ठीक है, क्लियर? न्यूट्रल इवोल्यूशन का जो रॉ मटेरियल है वो है साइलेंट म्यूटेशन, और साइलेंट म्यूटेशन का कॉज क्या है, जेनेटिक कोड की डीजेनरेसी, ठीक है, और जेनेटिक कोड की डीजेनरेसी किसकी वजह से है, वोबल पेयरिंग की वजह, वोबल पेयरिंग की वजह से, ठीक है। किसके बीच में होती है वोबल पेयरिंग, थर्ड बेस ऑफ कोडॉन एंड फर्स्ट बेस ऑफ एंटीकोडॉन के बीच में होती है वोबल पेयरिंग। ये नॉन वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं,
नॉन वाटसन वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग भी इसको बोला जाता है, बबल पेयरिंग को। ठीक है। हाँ, बेस पेयरिंग दो तरीके की होती है, एक तो होती है वाटसन एंड क्रिक के अकॉर्डिंग, एक होती है नॉन वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग। इसमें आपकी होमोप्यूरिन बेस पेयरिंग भी आ जाती है और होमोप्रिमिडीन बेस पेयरिंग भी आ जाती है। होमोप्यूरिन बेस पेयरिंग कहाँ मिलती है? हाँ, कोई बता सकता है? होमोप्यूरिन बेस पेयरिंग कहाँ मिलती है, यानी प्यूरिन प्यूरिन के साथ ही बेस पेयरिंग बना रहा है। बताओ, कौन बताएगा? अबे नील। हाँ, रुचि बताओ। रुचि, सर हाँ बताओ। वो म्यूटेशन होता है ना, ट्रांजिशन और कुछ मुझे भी नाम, दो ट्रांसवर्जन टाइप के, हाँ ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन और उसमें ट्रांसवर्जन म्यूटेशन तो ये होता है कि कोई भी अगर प्यूरिन है वो प्रिमिडीन में प्यूरिन होता है, एक, अगर ट्रांसवर्जन है तो प्यूरिन प्रिमिडीन में बनेगा और प्रिमिडीन प्यूरिन में हाँ बनेगा। और ट्रांजिशन हाँ म्यूटेशन होगा तो एक प्यूरिन दूसरे तो प्यूरिन में बन जाएगा, यानी कि ए का कन्वर्जन हाँ हो जाएगा इसमें जी में, या सी का कन्वर्जन हो जाएगा टी में। ठीक है। हाँ, तो प्यूरिन प्यूरिन दोनों तो प्यूरिन प्यूरिन ही हुए ना। मैं बेस पेयरिंग की बात कर रहा हूँ, ना कि यहाँ पर म्यूटेशन की बात कर रहा। ओके सॉरी सर, मतलब मुझे से याद आ रहा था तो नहीं, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बेस पेयरिंग की। आपने पढ़ा होगा टीलोमियर एंड पढ़ा है जी हाँ सर हाँ सर, टीलोमेर Yes, पढ़ा है। sir. है ना? तो टीलोमियर में ग्वानिन ग्वानिन से पेयरिंग कर जाता है, कैप बनाता है। हाँ जी सर, जी। हाँ याद जी, आया कुछ? हाँ जी सर। है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये बताओ। हाँ सर पढ़ा है, अभी तो सर ने कुछ दिन पहले पढ़ाया था मॉलिक्यूलर हाँ, में। तो टीलोमियर एंड में ग्वानिन ग्वानिन से पेयरिंग कर जाता है, होमोप्यूरिन बेस पेयरिंग हो जाती है। तो ये कैसी है? नॉन वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग है। इस ग्वानिन ग्वानिन पेयरिंग की वजह से वहां पर क्या बनता है? ट्रिपल हेलिक्स बन जाता है। ठीक है। क्या बनता है? ट्रिपल हेलिक्स, 3 स्ट्रैंड बन जाते हैं डीएनए के वहां पर, जिसकी वजह से क्या नहीं होता है, डीएनए काट नहीं पाता है उसको। ठीक है। जो टीलोमेयर एंड पर डीएनए काम करता है ना, टीटीएजीजी काटता चला जाता है लगातार। टीलोमेयर एंड पे कौन सा सीक्वेंस होता है? ये TTA हाँ, जीजीसी, हाँ GGC टीटीएजीजी। हाँ, लास्ट में हाँ ए जी जी जी। ठीक है। तो सर अब वो ये ग्वानिन रिच होता है ना, हाँ, ग्वानिन रिच होता है ग्वानिन वो। रिच। तो ग्वानिन ग्वानिन पेयरिंग कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डीएनए जो क्या है वहां पर टीलोमेयर एंड पर काट नहीं पाता उसको। ठीक है। चलो, तो अब इवोल्यूशन का टाइप्स तो खत्म हो गए यहाँ पर। ठीक है।